शख्सियत के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ देश की आजादी में अपना योगदान दिया, बल्कि जब देश आजाद हुआ तो वो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने और वो आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले इकलौते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज पुण्यतिथि है और आज ही के दिन उनका स्वर्गवास हुआ था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर बिहार के सिवान जिले का जीरादेई गांव। इसी गांव में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। दिसंबर सन 1884 को जीरादेई में जन्मे राजेंद्र प्रसाद ने 5 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी। सिवान में ही एक मौलवी से फारसी सीखने लगे, फिर हिंदी और अंक गणित की शिक्षा ली। बाद में प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा जिला स्कूल चले गए। तब उनकी उम्र 12 साल थी। इसी दौरान 1896 में उनकी शादी राजवंशी देवी से करा दी गई। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए पटना के टीके घोष अकादमी में दाखिला लिया। फिर कोलकाता चले गए, जिसे तब कलकत्ता कहा जाता था। 1915 में कानून में स्नातकोत्तर की परीक्षा में स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण किया और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसलिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है। डिग्री लेने के बाद वे सरकारी विश्वविद्यालय में सीनेटर बन गए। इसी दौरान देश में गांधी जी स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से काफी प्रभावित हुए और सीनेटर की नौकरी छोड़ दी। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद ने 14 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष का पद संभाला। जब देश आजाद हुआ तो उन्हें आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। बारह साल तक लगातार 2 टर्म वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अवकाश की घोषणा कर दी। उनके इतने लंबे सफर और इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे वापस बिहार लौट आए। पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे। यहीं 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। भारत ने अपना देश रत्न खो दिया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी स्मृतियां और उनके योगदान पर भारत का हर नागरिक गर्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल लेकर चलते हैं, जहां देश के पहले राष्ट्रपति ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई की। और इस स्कूल के बच्चे और शिक्षक आज भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी परीक्षा में ऐसे जवाब लिखे कि कॉपी चेक करने वाले को यह कहना पड़ गया कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। ये रिपोर्ट देखिए।
छपरा का जिला स्कूल, इस स्कूल से देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की थी। जब वे स्कूल में आए तो उनकी उम्र 12 साल थी। इस बात को अब 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज भी इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि विदेश रत्न राजेंद्र प्रसाद के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे उसी स्कूल में हम पढ़ते हैं। हमको बहुत ही गौरव फील होता है कि जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र पढ़े थे उसी स्कूल में हम भी पढ़ते हैं। और लोग कोई पूछता है कि तुम किस स्कूल से पढ़ रहे हो, तो हम गौरव से और अपने गौरवता से बोलते हैं कि जिला स्कूल से पढ़ते हैं जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे। छपरा से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र बाबू आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान साल 1906 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद ने एक परीक्षा के सवाल के जवाब में इतने अच्छे तरीके से जवाब लिखे थे कि उनकी कॉपी चेक करने वाला ही सोच में पड़ गया। तब उसने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। उन्होंने जो अपनी कॉपी, बोर्ड की कॉपी लिखी थी, तो उनकी कॉपी देखकर जो एग्जामिनर थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 10 में 10 नंबर दे या मतलब कितना नंबर दे, 100 में 100 दे या 100 में 102 नंबर दे दे। उनकी हैंड राइटिंग, उनका जो लिखने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि उससे वो मंत्रमुग्ध हो गया था। और उन्होंने बोला था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। छपरा जिला स्कूल में हर साल राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम लोग सबसे पहले इनका माल्यार्पण करके और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि होता है। छपरा के जिला स्कूल से जुड़े राजेंद्र प्रसाद के इतिहास से केवल स्कूल ही नहीं, पूरे जिले के लोग गर्व महसूस करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गुरुवार को महाकुंभ का औपचारिक तौर पर महासमापन हो गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहे और सफाई कर्मियों का उन्होंने सम्मान किया। एक तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जहां इसे सबसे सफल आयोजन के तौर पर बता रहे हैं, तो विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं। पैंतालीस दिन से ज्यादा चले महाकुंभ का महासमापन हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और संगम तट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आरती भी की। दोनों डिप्टी सीएम भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी, वहीं विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर भी निशाना साधा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। 140 करोड़ की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। कुछ कमी रही तो क्षमा करिएगा। विराट आयोजन का दूसरा उदाहरण नहीं। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है। एकता, समता, समरसता का महायज्ञ पूरा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ भव्यता दिव्यता के साथ समाप्त हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर संपन्न हो गया। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का,
देश विदेश से सब जगह से लोग आए। महाकुंभ समापन पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस महाआयोजन का पूरा श्रेय सीएम योगी को जाता है। अगर इसका किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है और उनकी पूरी टीम को, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे राज्य मंत्रीगण हो, सभी लोग, जितने लोग इनके साथ में लगे थे, उन सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। जितने भी लोग श्रद्धालु आए, हम गंगा पुत्रों के लिए और सौभाग्यशाली है कि गंगा यमुना सरस्वती हमारी है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है। 56 फुट भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी, उसका उद्घाटन हुआ, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। करोड़ों लोग निषाद राज के किले पर दुनिया के लोग देखने आए। वहीं विपक्ष ने महाकुंभ के समापन पर भी निशाना साधा है। रामपुर से एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल नदवी ने कहा कि एक बड़ा तबका भूख से मर रहा है, वहाँ भी सरकार को गौर करना चाहिए। बड़ा तबका भूख से मर रहा है, एक बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से महरूम है, एक बड़ी तादाद शहर देशवासियों की इलाज से महरूम है। उनकी तरफ भी हमारी सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। एक जगह के ऊपर बड़ी जात तो उसी जगह पर छोटी जात के लोग कैसे एक साथ नहा सकते थे? तो कुछ था ही नहीं ना, तभी तो ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। तो कुल मिलाकर इसने ये एकता का जो ये संदेश दिया, उससे कहीं ना कहीं ये तमाम सारे ये जातिवादी नेता जो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वो हिंदुओं में विभाजन चाहते हैं। महाकुंभ समापन के मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी को सफाई अभियान के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड की प्रशस्ति पत्र भी सौंपी गई। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपने एक दुल्हन को डोली में बैठकर ससुराल जाते कब देखा था? आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी किसी दुल्हन को डोली में बैठकर ससुराल जाते ही नहीं देखा होगा। जिन्होंने देखा होगा उनके जहन में भी शायद ये तस्वीर धुंधली हो गई होगी, क्योंकि आजकल लोग कार में बिठाकर दुल्हन को विदा करते हैं। पर पूर्णिया में एक ऐसी शादी हुई है जिसने सालों से कहीं खोई हुई इस परंपरा को फिर से अपनाया है। डोली के सिवा इस शादी में और भी कई खास बातें रहीं। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। पालकी में होकर सवार चली रे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे। इस गीत के साथ पूर्णिया के मधुबनी की रहने वाली भावना अपने ससुराल के लिए विदा हुई। फूलों से सजी डोली और डोली में घूंघट के पीछे सिसकती दुल्हन। ये दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो उठा। इस शो ऑफ के जमाने में लोग महंगी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर पर अपनी दुल्हन को विदा कर शान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर भावना के पिता ने अपनी बेटी को पारंपरिक डोली में विदा कर सालों से कहीं गुम हो चुकी परंपरा को फिर से ताजा कर दिया। वैसे डोली के अलावा भावना की शादी में और भी कई खास बातें रहीं। भावना की शादी दहेज मुक्त कराई गई और शादी में आए सभी मेहमानों को उपहार में पौधा दिया गया। भावना के पिता शंभू केसरी ने कहा कि वो अपनी बिटिया की शादी के जरिए समाज में एक संदेश देना चाहते थे। वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ, बहू बचाओ का संदेश देखते थे, लिखा हुआ रहता था। तो मुझे प्रेरणा मिली। इसी के तहत मैंने, जब हमारी बिटिया सियान हुई, तो मैंने अपने समाज के लोगों के बीच जाते थे कि मेरी बेटी की शादी करनी है, तो दहेज मुक्त शादी करनी है हमें। इस शादी को अनोखा बनाने में जितना योगदान लड़की के घर वालों का था, उतना ही लड़के वालों का भी। दूल्हे के पिता ने कहा कि वो हमेशा से अपने बेटे की शादी दहेज मुक्त ही कराना चाहते थे। अपनी बहू को वो बेटी की तरह रखेंगे। मैंने सोचा मुक्त विवाह, मैंने सोचा
कि बेटी बचाओ, बहू नहीं बेटी बुलाओ, ऐसा सोच के मैंने संबंध जोड़ा। आज के दौर में शादी में चमक दमक और धूम धड़ाका काफी होता है, लेकिन जिस तरह शंभू केसरी और राम लखन केसरी ने अपने बच्चों की शादी में परंपरा, पर्यावरण और सामाजिक कुप्रथा को लेकर उदाहरण पेश किया, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अब आपने सोनपुर मेले के बारे में तो खूब सुना होगा, वहां जानवरों का मेला लगता है, पर क्या आप बक्सर के घोड़ा मेले के बारे में जानते हैं? बिहार में सोनपुर के बाद बक्सर में घोड़ों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत कई राज्यों से घोड़ा प्रेमी पहुंचते हैं। कोई घोड़ा खरीदने के लिए यहां पहुंचता है, तो कोई बेचने के लिए यहां पहुंचता है, तो कोई बस मेले का आनंद उठाने के लिए यहां पहुंचता है। कोई रेस में नंबर 1 है, कोई संगीत की धुन पर थिरकता है, कोई करतब दिखलाता है। बक्सर के ब्रह्मपुर धाम में लगे घोड़ा मेला में तरह तरह के घोड़े हैं। कहा जाता है कि मेला मुगल काल से यहाँ लगता आ रहा है। हर साल फागुन के महीने में महाशिवरात्रि पर यह मेला लगता है और देश के अलग अलग राज्यों से घोड़ों के कद्रदान इस मेले में पहुंचते हैं। बक्सर के इस ब्रह्मपुर धाम में लगे घोड़े मेले में घोड़ों की टेस्ट ड्राइव होती है। घोड़ा लेने से पहले जो घोड़े के कद्रदान होते हैं, जो खरीदार होते हैं, वो घोड़े को इस मैदान में लाते हैं और इसके टेस्ट ड्राइव की जाती है। घोड़े को यहाँ हर चाल से जो घोड़ा प्रेमी होते हैं, जो उसे खरीदने वाले होते हैं, उसे चलाते हैं और उसे हर तरह से चेक करते हैं कि घोड़े की चाल क्या है। इस मेले में सारण छपरा एक्सप्रेस भी पहुंची है। अरे चौंकिए मत, ये किसी ट्रेन का नहीं बल्कि एक घोड़े का नाम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि घोड़े का भला ये कैसा नाम हुआ, ये नाम क्यों रखा गया, ये भी सुन लीजिए। कि सारण छपरा एक्सप्रेस का क्या मतलब है सर? सारण छपरा एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है इसका नाम कि ये बहुत तेज चलने वाला घोड़ा है। अभी सीधा चलने में, गोल राउंड में नहीं, सीधा का रेस जहाँ हो, पूरे भारत में सबसे तेज दौड़ने वाला ये घोड़ा है। इसका जोर का कोई नहीं है। सारण छपरा एक्सप्रेस कई रेस जीत चुका है। इसके मालिक को इससे इतना प्रेम है कि वो इसे कभी बेचना नहीं चाहते। जो किशमिश, दूध, दही, जितना चीज का खिला दीजिए, जई, चना। और अगर बात करें सारण छपरा एक्सप्रेस का, तो क्या कीमत क्या है इसका? बिकने के लिए नहीं आया है जी, बिकने के लिए नहीं आया है। आया 100 पीस में आया है, रेस लड़ेगा फिर वापस घर चला जाएगा। रेस लड़ेगा। हाँ। इस मेले में घोड़ों के साथ ही घोड़ों की साज सज्जा के सामान भी बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए डांसर्स भी हैं। पर इन डांसर से ज्यादा चर्चा हो रही है बुलेट की, जिसे डांसर घोड़ा भी कहा जा रहा है। बहुत अच्छा नाचता है घोड़ा, जैसे जैसे बाजा बाजेगा तैसे तैसे नाचेगा। कितना कीमत क्या है इस घोड़े का? 6 लाख। 6 लाख नुकड़ा घोड़ा है। अच्छा, इसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? बहुत 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 भीड़ लगी हुई है। क्या खासियत है इसका? डांसर नाम आप रखे हैं कैसे? हाँ, बुलेट घोड़ा का नाम है जी। और 4 पैर से नाचता है, बोलता है। अच्छा। जितना बाजा बाजेगा उतना ही नाचेगा। यहाँ मौजूद हर एक घोड़े की कीमत लाखों में है, कुछ की कीमत तो 10 लाख से भी ज्यादा है। इतने पैसे में कोई आराम से एक लग्जरी कार खरीद सकता है, पर घोड़ा प्रेमियों का कहना है कि जो बात घोड़े में है वो किसी और गाड़ी में नहीं। गाड़ी की बात कुछ और है, घोड़ा का बात कुछ और है। सो अपना अपना शौक होता है कि आप 2 करोड़ रुपए गाड़ी लेकर रोड पे चलिएगा तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक घोड़ा लेकर चलिएगा तो देखने वाले 10 लोग हैं। बक्सर में लगे घोड़ा मेले में हर नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। अगर आप भी घोड़ों के शौकीन हैं तो एक बार तो आपको इस मेले में जाना ही चाहिए। बक्सर से संवाददाता पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फरवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन इस बार गर्मी अपना प्रकोप अभी से ही दिखाने लगी है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज की गई और इस बार जनवरी में भी उतनी ठंड देखने को नहीं मिली। क्या मौसम की इस बदलती चाल से आने वाले दिन में गर्मी पसीने छुड़ाने वाली है? ये देखिए रिपोर्ट के जरिए।
मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। पहाड़ के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानों का मौसम भी बदला हुआ है। मैदानों में अब सुबह शाम ठंड भी काफी कम रह गई है, तो वहीं दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 19 साल में ऐसी फरवरी नहीं देखी गई जब तापमान में उछाल आया हो। बुधवार यानी 26 फरवरी को अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में इतने सालों में लोगों ने ऐसी तपिश महसूस नहीं की। पिछला साल तो आपको याद ही होगा जब जून के महीने में तापमान 50 डिग्री के पार चला गया था। अब फरवरी में गर्मी के तेवर देखकर अभी से पसीने छूटने लगे हैं। अगर फरवरी में ऐसा हाल है तो जून तक आते आते क्या होगा? आमतौर पर फरवरी महीने में ठीक ठाक ठंड रहती है। दिन में धूप तो दिखती थी लेकिन मौसम ठंडा बना रहता था। लेकिन पिछले 10-12 दिनों से ठंड धीरे धीरे गायब होती गई। लोग बिना जैकेट स्वेटर पहने बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार बढ़ते तापमान की वजह से दिन में स्वेटर भी उतर गए। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि इस बार देखा गया कि जनवरी फरवरी में उस तरीके से गर्मी रही और जनवरी में भी गर्मी देखने को मिली, तो टेम्परेचर क्यों इतना राइज रहा? देखिए, अगर आप जनरली ओवरऑल टेम्परेचर्स की बात करते हैं तो इतना ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं रहा। वेस्टर्न हिमालय रीजन में या एडजॉइनिंग प्लेन्स में कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इन्फ्लुएंस आता रहा, रेनफॉल एक्टिविटी होती रही। आप जैसे इस पिक्चर्स में देखिए, जनरली जो वेस्ट कोस्ट है इस समय थोड़ा जो हमारा हीट वेव है, हम कह सकते हैं थोड़ा पहले कुछ आ गया। अक्सर देखा जाता रहा है कि मार्च में होली के बाद गर्मी शुरू होती थी, लेकिन इस बार मौसम का चक्र एक महीने पहले ही बदल चुका है। जनवरी में जहां कड़ाके की ठंड पड़ती थी, वहीं इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। 1 से 23 जनवरी के बीच महीने का औसत न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस महीने का सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री रहा, जो 9 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है। खांसी की वजह शपथ ली थी मैं द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुधवार यानी 26 फरवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन विभागों का बंटवारा हो गया। समय तो कम है लेकिन अवसर बड़ा है, और समय कम हो सकता है लेकिन रिजल्ट हम बेहतर देने का काम करेंगे। जेडीयू कोटे के सभी 13 मंत्रियों के विभाग में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़कर बीजेपी कोटे के कमोबेश सभी मंत्रियों के विभागों में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से 2 अहम विभाग, पथ निर्माण और कला संस्कृति एवं युवा विभाग वापस ले लिया गया है। अब उनके पास कृषि एवं खान भूतत्व विभाग का प्रभार है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग मिला है, जो अब तक नितिन नवीन के पास था, जबकि नितिन नवीन को पथ निर्माण दे दिया गया है। ये विभाग इनके पास पहले भी रह चुका है। वैसे अभी पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा के पास था। प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य के साथ विधि विभाग दिया गया है। मंगल पांडे के पास पहले कृषि विभाग भी था, जो अब विजय सिन्हा के पास चला गया है। नीरज कुमार बबलू के पास PHED रहेगा। नीतीश मिश्रा के पास उद्योग विभाग है। जनक राम के पास SC/ST कल्याण विभाग रहेगा। हरि सैनी को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग दिया गया है। पहली बार मंत्री बने संजय सरावगी को दिलीप जायसवाल वाला विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार दिया गया है। सुनील कुमार को वन एवं पर्यावरण, राजू सिंह को पर्यटन विभाग, मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति विभाग मिला है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग और कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम दिया है, जो भी विभाग